नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं और आज तारीख है 6 दिसंबर। आज हम बातचीत करेंगे विभिन्न मुद्दों को लेकर। सबसे पहले बीपीएससी आयोग का घेराव किया जाएगा। बीपीएससी 70वीं संयुक्त परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन होने की उम्मीद है और इसको लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था का भी इंतजाम किया गया है। बीपीएससी आयोग भी तैयार है और छात्र भी तैयार है। छात्र बड़ी संख्या में जुटेंगे और बवाल की आशंका को लेकर पुलिस भी तैनात रहेगी। साथ ही साथ हम बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर भी बातचीत करेंगे। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी कुछ बड़ा करने वाले हैं। मुकेश सहनी खेला करने वाले हैं और कई दावे भी मुकेश सहनी कर सकते हैं। वहीं तिरहुत में कौन जीतेगा, क्योंकि वोटिंग समाप्त हो चुकी है, अब प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ गई है। आखिर कौन जीतेगा। वहीं हम बात करेंगे जमीन सर्वे को लेकर। जमीन सर्वे को लेकर कल दिलीप जायसवाल ने बड़ी बातें कही हैं। साथ ही साथ आरजेडी में क्या हो रहा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष नाराज हैं, क्या दूसरे प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। कई नामों की चर्चा है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे बीपीएससी आयोग का आज घेराव किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया जा रहा है। किसी भी राज्य में ये लागू नहीं है, बिहार में क्यों लागू किया है? देखिए, निश्चित रूप से जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसमें 70वीं जो संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की बात आ रही है, उसमें अभ्यर्थी ये नाराज हैं। नॉर्मलाइजेशन जो बात कही जा रही है कि नॉर्मलाइजेशन लागू किया जा सकता है। हाँ, लागू किया जा सकता है। तो ऐसे में देखिए, किया जा सकता है, हो गया है, यह जो घालमेल की बात है यह सब कहीं और देखिए। तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर पत्र लिखा। तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है तो तेजस्वी यादव ठीक है, वो नेता प्रतिपक्ष है, वो पत्र लिख सकते हैं, वो कह सकते हैं। लेकिन जो बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से क्या कहा जा रहा है, बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि इस तरीके की बात नहीं है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, उन लोगों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन की आड़ में जो सो गड़बड़ी हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है, खेला हो सकता है। हाँ, और किसी राज्य में इस तरीके का नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं है। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये लोग का डिमांड क्या है, जो अभ्यर्थी हैं, जो उम्मीदवार हैं, ये लोग का यही है कि एक माने प्रश्न पत्र एक ही सेट में हो और एक ही पाली में हो। 2 पाली में होगा और प्रश्न पत्र एक पहली पाली में कुछ, दूसरी पाली में कुछ, तो इसमें घोल घाल झालमेल होगा। तो यही नहीं वो लोग चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि प्रश्न पत्र जो एक सेट में आए और एक ही पाली में समाप्त हो जाए। अभ्यर्थी हो तो अलग अलग डिफरेंट सेंटर पर उसको एग्जाम एक ही बार में एक ही पाली में हो जाए। ये इन लोगों की डिमांड है और उसी को लेकर के ये लोग आज जो है सो बिहार लोक सेवा आयोग की घेराबंदी करने की पूरी तरह से तैयारी में है। और ये पिछले दिनों देखा भी गया कि किस तरीके से राज्य के कोने कोने से अभ्यर्थी जो है सो पटना जुटने लगे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अंदेशा, संभावना दिखाई पड़ रही है। उसी को लेकर के देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के इर्द गिर्द पुलिस की तैनाती, दंडाधिकारी की मौजूदगी और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद होकर के इस पर पैनी नजर बनाए हुए है कि क्या आज होता हुआ दिखेगा, तो उस पर क्या जवाब देना है। और कैसे हो सकता है कि देखिए, अगर यदि छात्र बड़ी संख्या में जुट गए और ये अपने डिमांड को लेकर के कहीं प्रदर्शन करने लगे, विरोध करने लगे, तो निश्चित रूप से आपको भाग दौड़ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। तो पटना में बवाल हो सकता है। वहीं शिक्षकों को लेकर नीतीश कुमार लगातार ऐलान भी करते रहते हैं। नीतीश कुमार कई बार झुक भी गए हैं, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेकर भी झुक गए थे। अब जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो नतीजे आए थे उसकी काउंसलिंग भी हो रही है। देखिए, निश्चित रूप से यह काउंसलिंग बेहतर चीज है और 16 से इसकी दिसंबर से इसके काउंसलिंग का डेट भी निर्धारित कर दिया गया है। इसमें सब कुछ बता दिया गया है कि आपको क्या क्या लेकर के आना है। अब जैसे कि मान लीजिए लेकर के प्रमाण पत्र आपका सब छात्रों के साथ जो भी इलेक्टेड कैंडिडेट, हाँ, ये सब पैन कार्ड, आधार कार्ड, यह सब चीज तो नॉर्मल है। और निश्चित रूप से यह एक बड़ा तोहफा निश्चित रूप से टीआरई 3.0 के लिए या शिक्षकों के लिए एक बड़ी बात होगी, बड़ी उपलब्धि होगी। सरकार ने, नीतीश सरकार जो है वह निश्चित रूप से रोजगार और सरकारी नौकरी है ये, तो ये, और बिहार लोक सेवा आयोग से इन लोग चयनित हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे शिक्षक कि आप जो हम शिक्षा विभाग पर बार बार जो लोग कहता था कि ये क्वालिटी एजुकेशन, तो निश्चित रूप से जो इससे पास आउट होकर शिक्षक आएंगे तो वह
बेहतर शिक्षा और पढ़ और पढ़ा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नीतीश नहीं। कुमार लगातार शिक्षकों की बहाली भी कर रहे हैं और उसके अलावा कई ऐलान भी किए हैं, जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो बवेला था उसको खत्म नहीं, कर कई दिया। देखिए जो भी जिस पर आपत्ति थी शिक्षकों की या विद्यार्थियों की, देखिए एक तो शिक्षा विभाग की ओर से एस सिद्धार्थ जो है उन्होंने कैलेंडर भी जारी किया है। कैलेंडर में कितनी हाँ, छुट्टियां मिल गई। हाँ, कितनी छुट्टियां शिक्षकों को भी, और उसी हिसाब से शिक्षकों अपना पर वह मेहरबान है। नहीं शिक्षकों पर नहीं, वो देखिए उससे वो अपना वेकेशन जो है सो वो ये इंजॉय कर सकते हैं, बना सकते हैं प्रोग्राम कैसे करना है, क्या करना है, नंबर एक। नंबर दो बात, जो छात्र हैं उनको भी कहीं न कहीं आपको सहूलियत मिलती हुई दिखाई पड़ेगी भीषण ठंड में या फिर भीषण गर्मी में। ये दोनों में छात्रों को जिस जो स्वास्थ्य के लिहाज से भी उनके लिए फायदेमंद होगा, तो यह निश्चित रूप से सरकार इस दिशा में संवेदनशील है। मुकेश सहनी कुछ बड़ा करने वाले हैं, कल कुछ बड़ा कर सकते हैं और किसी बड़े नेता को शामिल करा सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। किसी ब्राह्मण नेता को शामिल कराएंगे और मुकेश सहनी ने साफ साफ कह दिया है डिप्टी सीएम की कुर्सी तो मिलेगी ही, 40 विधायक बनाएंगे। मुकेश सहनी 40 विधायक बनाएंगे। देखिए इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में मुकेश सहनी एक मजबूत स्तंभ है। तेजस्वी यादव बड़े भाई और छोटे भाई के साथ दोनों का कॉम्बिनेशन देखा भी गया, बीते दिन लोकसभा चुनाव के समय भी क्या कॉम्बिनेशन मजबूती के साथ बना हुआ था। वही वीआईपी सुप्रीमो हैं, पूर्व मंत्री हैं, और ऐसे में निश्चित रूप से उनको अपना दमखम दिखाना है। इसी लिहाज से वह कह रहे हैं कि 40 विधायक इस बार बनाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इंडिया ब्लॉक में उनको सीट कितनी मिलती है विकासशील इंसान पार्टी को, नंबर एक। नंबर दो बात है कि 7 दिसंबर को जो बात कही जा रही है कि निश्चित रूप से वह मिथिलांचल के कह लीजिए या बड़े नेता जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, संजीव मिश्रा की संभवतः ज्वाइनिंग हो सकती है विकासशील इंसान पार्टी में, जो तैयारी दिखाई पड़ रही है। तो यह एक निश्चित रूप से जो वीआईपी सन ऑफ मल्लाह हैं वह जो सब जब मिथिलांचल में बड़ी तैयारी है। देखिए निश्चित रूप से पटना में शामिल होंगे, मिथिलांचल में बाजा डुगडुगी बजेगी, इसमें कहाँ दिक्कत है। और वो निश्चित रूप से वह संजीव मिश्रा एक मजबूत चेहरा है विकासशील इंसान मिथिलांचल से मुकेश सहनी खुद भी आते हैं और वो साफ साफ कहते हैं दरभंगा मधुबनी और उस इलाके में कम से कम सीट लाना है, ज्यादा से ज्यादा सीट लाकर और तेजस्वी को सीएम बनाना है। निश्चित रूप से संजीव मिश्रा का वीआईपी में अगर यदि वो शामिल होंगे, जो तैयारी दिखाई पड़ रही है, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि मिथिलांचल के क्षेत्र में पेनिट्रेट कर पाएंगे विकासशील इंसान पार्टी सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी। अब हम बात करेंगे तिरहुत में। तिरहुत में वोटिंग तो हो गई, प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ी हुई है क्योंकि नतीजे तो 9 दिसंबर को आने हैं। 9 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन बेचैनी ऐसी बढ़ी हुई है कि परेशान है, हर कोई परेशान है कि कौन जीतेगा, जानना चाहता है कौन आगे है कौन पीछे है। हम रवि उपाध्याय सर से जानेंगे, सर तिरहुत में क्या हो रहा है, बड़ी बेचैनी है, हर कोई बेचैन है कि आखिर कौन जीत रहा है, किसी को कुछ। देखिए बेचैनी के और परेशानी की बात यह है कि यह जो है सो तिरहुत स्नातक जो उपचुनाव हुए वह सिटिंग सीट है जेडीयू की। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से सांसद हो गए, उनके कारण इस सीट पर रिक्त होने से यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। और देखिए इस उपचुनाव में आपको जो जातीय समीकरण की हम लोग बात करते हैं, तो निश्चित रूप से जो जातीय समीकरण है वहां पर जेडीयू से आपको अभिषेक झा उम्मीदवार थे, आरजेडी से गोपी कृष्ण उम्मीदवार थे, जनसुराज से डॉक्टर विनायक गौतम उम्मीदवार थे, निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी जो शिक्षक नेता कहीं ना कहीं एससीएस जब थे वो शिक्षा विभाग के पाठक, उस समय इनको माने इन पर इनको हटा दिया गया था, इन पर कार्रवाई की गई थी, इन पर गाज गिरा था। तो यह कहीं ना कहीं सहानुभूति इनके पास है। रोशन भी है और एक राकेश रोशन है जो आपको चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आईटी सेल के प्रभारी थे और उपाध्यक्ष थे। वह मजबूत उम्मीदवार के मजबूत पहलवान के रूप में उभर करके आए हैं। तो यह 5 प्रत्याशियों के बीच ये तगड़ी फाइट है। और देखिए सब जब जातीय समीकरण की हम बात करते हैं तो देखिए इसमें भूमिहार भी आपको, राजपूत भी राकेश रोशन, बंशीधर ब्रिजवासी भी देख लीजिए, वैश्य वोट आरजेडी ने वैश्य वोट अब आप देख लीजिए कि डॉक्टर विनायक गौतम भूमिहार समाज से हैं, तो गोपी कृष्ण वैश्य समाज से आते हैं, वैश्य समाज की नहीं वंशीधर ब्रिजवासी सहनी समाज से आते हैं। तो ये देखिए जो वोट का समीकरण है वह कहीं ना कहीं एनडीए में भी आपको दिखाई पड़ रहा है, इंडिया महागठबंधन में भी कहीं ना कहीं आपको झोल-झाल दिखाई पड़ रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी। और 1,54,000 के आसपास कुछ उससे अधिक कुछ वोटर हैं यहाँ पर, और ये 197 मतदान केंद्र पर पूरे जो 4 जिले हैं
वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फर मुजफ्फरपुर और शिवहर, इन 4 जिलों में जो सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक जो मतदान की प्रक्रिया चली, उसमें देखिए जो मतदान केंद्र में 4 बजे की मतदान समाप्ति से पहले भी अंदर आ गए वह लाइन में लगे हुए थे, लेकिन जो चुनाव आयोग की ओर से जो आंकड़ा आया है कितना वोटिंग, टोटल वोटिंग परसेंटेज, उसमें 47.50 बताया गया है। लेकिन यह जो हम लोग की जो जानकारी है वह आपको देखिएगा कि आज सुबह भी आपको कुछ देर बाद जब अपडेट होगा तो आपको ये बढ़ जाएगा। हमको लगता है कि ये आपको अंत तक देखिएगा कि ये 48 से प्लस कुछ होगा, ये है। तो ये आपको, और ये देखिए अब इसकी मतगणना तो होनी है 9 तारीख को MIT मुजफ्फरपुर में सुबह 8 बजे से 8 बजे से मतगणना 9 तारीख को शुरू हो जाएगी। तो देखने वाली बात होगी कि क्या हुआ, लेकिन लड़ाई इस बार बहुत जोरदार है। अब देखिए ये फर्स्ट प्रेफरेंस तक ही जाता है कि सेकंड प्रेफरेंस में भी जाता है कि थर्ड प्रेफरेंस को भी काउंट करना पड़ता है, क्योंकि ये देखिए प्रेफरेंशियल वोट है। बार बार लाइव सिटीज इस बात को बताता है, और आपको रोमन में 1 लिखना है, न इधर जाना है, न साइन करना है, न टिक करना है, न कुछ करना है। अगर आप साइन टिक कुछ किए, 1 नहीं लिखे, 2 नहीं लिखे, 3 नहीं लिखे, तो वह वोट इनवैलिड हो जाएगा। 72 घंटे बाकी हैं, 72 घंटे में बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। बेचैनी लेकिन बहुत बड़ी, देखिए बोरा बहुत खुला है, बोरा बहुत खुला है और बेचैनी बढ़ी हुई है। सब लोग अब देखिए अब अपना अपना मैनेजमेंट है। अब हम बार बार इस बात को कहे थे, अभिषेक जी इस बात को आप याद होगा, हम बार बार कहे थे कि जो वही उम्मीदवार इसमें जीत सकेगा जो मतदान केंद्र तक वोटर को ले जा सकेगा, क्योंकि उसी को जानकारी है जो मतदाता किसको किसको बनाया गया है। इसमें चुनाव आयोग नहीं बनाता, इसमें उम्मीदवार ही मतदाता बनाता है। मैनेजमेंट जिसका तगड़ा होगा, मैनेजमेंट जिसका तगड़ा होगा वही जो है सो पैसा तो खूब बहता है। हाँ सर, देखिए बोड़ा खुला है, अब क्या हुआ तो ऊपर वाला जानता है। पकड़े भी गए, हाँ वही देखिए, वो ठीक बात है, लेकिन यह जो व्यवस्था जिसकी सही होगी, जो अपने वोटर को मतदान केंद्र तक ले जा सके होंगे, वही जो है सो चुनाव में विजयी साबित होंगे। और देखिए हम बार बार इस बात को फिर से जहन में रख लीजिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट से इस बार जो है सो चुनाव आपको जीत हार नहीं होगा। सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस तक भी जा सकता है, जो दिखाई पड़ रहा है, वक्त लगेगा। हाँ, जो सिनेरियो दिखाई पड़ रहा है उसमें हमको यही समझ में आ रहा है। 5 मुख्य प्रत्याशियों के बीच मुख्य मुकाबला, देखिए मुकाबला तो है, वही तो हम कह रहे हैं कि ये बहुत झोलझाल है इस बार का चुनाव ऐसा नहीं है जैसे देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ते थे। हाँ, नीतीश कुमार, लेकिन निश्चित रूप से जेडीयू के अभिषेक झा ने मेहनत किया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन पानी तो पिला दिया है बाकी प्रत्याशियों ने। देखिए वही तो हम कह रहे हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर जैसे एक तरफा जीत जाते थे वैसी स्थिति इस बार नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो एनडीए के वोट है या महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का जो वोट है उसमें भी आपको उतार चढ़ाव और जातीय गोलबंदी इसमें भी दिखाई पड़ी है। अब हम बात करेंगे जमीन सर्वे को लेकर। जमीन सर्वे को लेकर दिलीप जायसवाल ने बड़ी बात कही है। जिस तरीके से बेतिया राज की जमीन बिहार सरकार की हुई, उसी तर्ज पर खास महल की जमीन भी बिहार सरकार की होने वाली है, और साथ ही साथ 30,000 से 40,000 एकड़ की जो जमीनें हैं, वो उन जमीनों पर जो कब्जा किया हुआ है वो भी सरकार छीन लेगी। जिन जमीनों पर पटना में बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं सरकारी जमीनों पर, सबको ध्वस्त किया जाएगा और सरकार की होगी वो जमीन। जमीन सर्वे को लेकर दिलीप जायसवाल एक्शन में है और कह रहे हैं भूमाफियाओं की खैर नहीं, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा है। देखिए ये जो भूमि सर्वेक्षण हो रहा है इसी लिहाज से हो भी रहा है कि भाई जो कौन जो सरकारी जमीन को अपने बाहुबल से, धन बल से या तमाम तरह के प्रयासों से कब्जा किए हुए, तो ऐसे में निश्चित रूप से राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल हैं, जो उनके पास में सारी जानकारी है, तभी वह कह रहे हैं 30 से 40,000 जो सरकारी जमीन पर लोग कब्जा किए हुए उसको हम लोग उससे कब्जा मुक्त कराएंगे, नंबर 1 बात। और देखिए वो जो सर्वे हो रहा है उसको और लचीला और सॉफ्ट और बेहतर बनाने के लिए कि सब आम आवाम को इसकी जानकारी हो कि पहले का जो कैथी लिपि में लिखा होता था उसको अब कैथी लिपि का बुक का प्रकाशन बीते दिन कर दिया है शाम में, वही कह रहे हैं। तो वो निश्चित रूप से अब आपको कैथी लिपि की जानकारी के लिए आपको इधर उधर दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। वह जो है सो अब सरकार ही आपको कैथी लिपि का पूरा आप किताब पलटिए और आपको सब कुछ वह जानकारी मिल जाएगी। हम बात करेंगे आरजेडी को लेकर। आरजेडी खेमे में इन दिनों हलचल काफी तेज है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह नाराज चल रहे हैं। देखिए और तमाम तरह की चर्चाएं किसी और को प्रदेश अध्यक्ष बनाए। देखिए वो ऐसी बात है कि जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वहां संगठनात्मक भी चुनाव भी होना है,
तो इस लिहाज से, और जगतानंद सिंह बीते दिन कार्यालय भी नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, तो वही हम बता रहे हैं कि वे जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि आपको जगतानंद सिंह पदमुक्त होना चाह रहे हैं, और वो पदमुक्त होना चाह रहे हैं। देखिए 2020 का विधानसभा चुनाव देखिए उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा था, और कितना बेहतर परफॉर्म जो है सो आरजेडी जो है सो ने किया था, अचीव किया था गोल। तो यह, और सरकार बनते 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 रह गई थी, तो यह निश्चित रूप से। और देखिए 2021 में भी जगतानंद सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो इसी तरह से नाराजगी भी जताई थी उन्होंने, तो वह फिर इस बार जताया है। तो यह देखने वाली बात है कि क्या हो सकता है। और लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने में राष्ट्रीय जनता दल में इस बात की भी दबी जुबान से ही सही, लेकिन यह चर्चा है कि दो चेहरे पर प्रदेश अध्यक्ष पर दाव ये लोग लगा सकते हैं, एक कुमार सर्वजीत और एक आलोक कुमार मेहता। दोनों ही टेस्टेड और ट्रस्टेड हैं आरजेडी के, और ये दोनों मजबूत सिपाही हैं। मजबूत सिपाही हैं। और देखिए जो जातीय गोलबंद की बात आती है, सामने 2025 का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में निश्चित रूप से वैसे मजबूत चेहरे की तलाश में है कि कौन। देखिए जगतानंद सिंह जिस तेवर और टोन के, ईमानदार, स्वच्छ छवि, कड़क मिजाज के थे, तभी जो है सो आरजेडी को उन्होंने पूरे स्वरूप को बदल दिया, और आरजेडी आज दिखाई पड़ता है कितना माने सब नियम कायदा कानून से। तो वो कुमार सर्वजीत भी ईमानदार हैं, बेहतर परफॉर्म करते हैं, और आलोक कुमार मेहता जिनके नाम की चर्चा है, ये दोनों ही माने बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो हो सकता है इन लोगों पर भी, जब संगठनात्मक चुनाव हो तो इन लोगों पर भी दोनों पर दाव राष्ट्रीय जनता दल खेल सकती है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। तो कई नामों की चर्चा है आरजेडी में, आखिर प्रदेश अध्यक्ष कौन बन सकता है, कई नामों की चर्चा है। आज आपने जाना है किस तरीके से सुबह की चाय में क्या कुछ मुद्दे हैं। बीपीएससी आयोग का घेराव किया जाएगा, तिरहुत में कौन जीतेगा, बीपीएससी टीआरई को लेकर भी हमने आपको बताया है, जमीन सर्वे को लेकर भी बताया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।